वेलकम टू आवर चैनल विजन क्लास फॉर ऑल। बच्चों, ये अपना चैनल है और आप सबों ने हम देख रहे हैं अभी कुछ दिनों से आप सभी बच्चे जितना प्यार दे रहे हैं इस चैनल पे और ज़्यादा दीजिए, जितना जल्द से जल्द हो सके। इस हफ्ते के अंदर में कोशिश करिए कि ये कम से कम 1K पर चला जाए और इस चैनल के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जानकारियाँ ही मिलेंगी। इनसे आपको कुछ भी अलग प्रकार की या कुछ गलत चीज़ें सीखने को नहीं मिलेंगी। जो भी चीज़ें होंगी वो आपके जीवन के लिए बेहतर होगा, ये आपके एग्जाम के लिए भी बेहतर होगा। आइए, तो आज हम लोग वन शॉट में खत्म करेंगे। तो चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, उसको देखिए इग्नोर करके चलना है। जैसे यहाँ पाटलिपुत्र वैभवम होना चाहिए, यहाँ पटल लिखा हुआ, पटली लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा इग्नोर करिए। आयो, हम हर एक लाइन का अर्थ बताते हुए आगे बढ़ते हैं और साथ ही साथ आप सभी बच्चों को पढ़ना भी थोड़ा सा सिखा दिया जाएगा कि आप किस तरह से इस चीज को पढ़ेंगे। चलिए, कहता है बिहार राज्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारी। अर्थात बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र मतलब पटना सभी कालों से, सर्वेषु, यहाँ देखिए ध्यान से, सर्वेषु कालेषु लिखा है, मतलब सभी कालों में महत्व धारण किया है। अर्थात कहने का मतलब आज से नहीं बल्कि बहुत समय पहले से ही ये हमारे बिहार राज्य के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नगर रहा है या जगह रहा है, स्थान रहा है। अस्य इतिहास साध्र सहस्र द्वे वर्ष परिमिति वर्तत। मतलब अस्य होता मतलब इसका, इतिहास मतलब इतिहास, साध्र सहस्र द्वे वर्ष मतलब लगभग कम से कम कितना 250 वर्ष पुराना है। असली 2500 वर्ष अर्थात 2500 वर्ष पुराना इसका इतिहास है। अत्र धार्मिक क्षेत्र, राजनैतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्रम चौ विशेषण ध्यान आकर्षकम। अर्थात यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र जो है यह विशेष रूप से जो लोग यहाँ आते हैं या रहते हैं उनके ध्यान को आकर्षित करते हैं या उनको अपनी ओर खींचते हैं। आगे कहता है वैदेशिका यात्रिण मेगास्थनी भैयान योनसं इति सं प्रभृतय पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रु। मतलब विदेश यात्री जिनका नाम है मेगास्थनीज, फहियान, योनसंग और इतिसंग, ये सब जो व्यक्ति है इत्यादि, प्रभृतय मतलब होता है इत्यादि, पाटलिपुत्र अर्थात पटना का वर्णन स्व मतलब अपने अपने, स्मरण ग्रंथेषु मतलब अपने अपने स्मरण ग्रंथों में इस पटना की वैभव या कह सकते हैं इस पटना की सुंदरता के बारे में लिखा है। अर्थात बताया है कि पटना की सुंदरता कैसी है और पटना किस प्रकार का नगर पुराने समय से अभी तक रहा है। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। मतलब इस पाठ में पटना के वैभव का सामान्य परिचय दिया गया। अर्थात कह रहा है अस्मिन् पाठे या पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। सामान्य परिचय एकदम छोटा सा, जगह हम लोग कहते हैं छोट परिचय देना, ये। आइए, हम लोग जो लेसन है ये तो लेसन के ऊपर का था स्टेंजा, जो आपको पढ़ना था, समझना था कि पटना क्या है, उसकी सुंदरता के बारे में क्या क्या दिया गया है, ये सारी चीजें। आइए, यहाँ से हमारा लेसन शुरू होता है। पढ़ेंगे प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरे अन्यतमम पाटलिपुत्रम नगरम वसिद्ध चित्रम महानगरम बभूव। अर्थात कह रहा है पटना नगर, प्राचीन भारतीय नगरों में गंगा नदी के किनारे बसा पटना एक विचित्र महानगर हुआ या विचित्र महानगर है अभी भी। तदृश्य दामोदर गुप्ते नाम कवि कूटनीताख्य काव्य कथयति। इसके विषय में अर्थात वो पटना के विषय में
पाटलिपुत्र के विषय में दामोदर गुप्त नामक एक कवि हुए, जिन्होंने अपने काव्य कूटनीमताक्ष्य नामक जो काव्य उनका है उसमें ये कहे हैं पटना के बारे में। क्या कहते? अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। अर्थात इसके बारे में कह रहा है, पटना के बारे में, पृथ्वी का तिलक और विद्वानों का निजावास पाटलिपुत्र नामक जो महानगर है वो स्वर्ग जैसा स्थान जो है यहाँ इस भूलोक पर अपनी एक छवि के रूप में प्रदर्शित कर रहा है। इसके बारे में बताए हुए हैं कौन? तो दामोदर गुप्त नामक कवि, उन्होंने अपने जो उनका महाकाव्य है कूटनीमताक्ष्य नामक, उसमें लिखा है अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर। याद रखिएगा, अगर याद हो जाएगी श्लोक तो अच्छी बात है, खैर नहीं भी याद हो तो कोई ऐसा नहीं है कि गड़बड़ बात है या कोई इससे दिक्कत होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे कहता है इतिहास श्रूयते यत् गंगाया तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित आसीत् यत्र च भगवान बुद्ध बहिर्कृत्वा समागत। कहा इतिहास श्रूयते मतलब इतिहास से ऐसा सुनने को मिलता है यत् कि गंगाया तीरे गंगा के किनारे बुद्ध काले भगवान बुद्ध के समय में, बुद्ध काले मतलब भगवान बुद्ध के समय में, पाटली ग्राम स्थित आसीत केवल पाटली ग्राम नामक एक छोट गांव निवास करता। अर्थात बाबू कहने का मतलब है कि प्राचीन समय में ऐसा हम लोग इतिहास से सुनते हैं या इतिहास से हमें सुनने को मिलता है कि इतिहास में पुराने समय में गंगा के निकट पे गंगा या तीरे पाटली ग्राम स्थित आसीत मतलब गंगा के निकट में गंगा के किनारे पर एक छोटा सा गांव जिसका नाम पाटली ग्राम था, छोटा सा गांव स्थित था। किंतु पर यत् च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागत, भगवान बुद्ध यहाँ अनेकों बार आते थे या आए थे। तेन कथितम आसीत, वो कहते भी थे, उसके बाद उनके द्वारा कहा गया था ऐसा यत् ग्रामो एवं महानगरम भविष्यति, यह जो ग्राम है गांव है वो आने वाले समय में महानगर बनेगा। किंतु लेकिन कलहस अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा आक्रांतम भविष्यति, मतलब ये महानगर तो बनेगा किंतु इनको हर हमेशा अर्थात इस महानगर को हर हमेशा कलह मतलब लड़ाई झगड़ा कहते हैं, तो कलह मतलब हो गया लड़ाई झगड़ा। तो भगवान बुद्ध कहा करते थे ये ग्रामो अयम अर्थात यह जो गांव है महानगर तो बनेगा लेकिन इसको हर हमेशा लड़ाई झगड़े से साथ ही साथ कह रहा है कलहस अग्निदाहस मतलब आगजनी से, आगजनी मतलब आग लगी झगड़ा कहते हैं, या जल पुरस जल पुरस मतलब बाढ़ समझिए, मतलब आई तीनटा चीज से हमेशा इसको सर्वदा आक्रांतम भविष्यति, हर हमेशा इसको डर रहेगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है ना कि यहाँ कभी भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आग जनी होने का डर हो सकता है या बाढ़ आने का डर हो सकता है। कराए कालांतरेण पाटली ग्राम एवं पाटलिपुत्र कथित, मतलब कालांतरे समय बीतने के बाद यही पाटली ग्राम अर्थात पाटली ग्राम पाटली ग्राम ही पाटलिपुत्र कथित, मतलब पाटलिपुत्र कहा गया या समय निकलने के बाद उसी पाटली ग्राम को आज पाटलिपुत्र कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगर शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्टा अस्ति इति यूनान राजदूतः मेगास्थनीज स्वस्मरणेषु निरूप्यते। अर्थात कहने का मतलब क्या है ना कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की रक्षा व्यवस्था साथ ही साथ सुंदरता बहुत ज्यादा उत्कृष्ट हो गया हुआ था।
ऐसा कौन बोले हुए थे? यूनान राजदूत मेगास्थनीच, मतलब यूनान के जो राजदूत थे वो अपने स्मरण ग्रंथ में इस चीज को लिखे हुए थे, अपने ग्रंथ में इस बात को लिखे हुए थे कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की जो शोभा और रक्षा व्यवस्था थी वो बहुत ही ज्यादा उत्कृष्ट हो गई थी, बहुत ही ज्यादा अच्छा बेहतर हो गया था। अस नगर से वैभवम प्रिय दार्शिन अशोक समय सुतराम स्मृतम, अर्थात उससे भी और ज्यादा आगे बढ़ा अशोक के समय। मतलब इस जो नगर की वैभव है अर्थात सुंदरता है, ये अशोक के समय में और भी ज्यादा उत्कृष्ट हो गया था, और भी ज्यादा सुंदर हो गया था, और भी ज्यादा इसकी सुरक्षा अर्थात रक्षा व्यवस्था फैली हुई थी इनका नाम उस समय में। आगे ये बाबू, तो हम तो ये पढ़ लिए हैं कि ऐसा भगवान बुद्ध कहे हुए थे, ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलह अग्निदाह जलपुरस्थ सर्वदा आक्रांतम भविष्यति, ऐसा हम लोगों ने पढ़ लिया है जैसे यहाँ लिखा हुआ है। आगे आइए हम पढ़ते हैं, करा बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तक राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथे सादरम स्मरित, मतलब बहुत काल तक पटना में सरस्वती परंपरा चलती रही। ऐसा राजशेखर नामक एक कवि जो थे वो काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में आदर सहित इस बात को लिखा है और इस बात को बताया है सम्मान सहित। क्या चीज? कि बहुकालम, बहुत समय तक इस पटना जो महानगर है इसमें सरस्वती परंपरा चलती रही है। अब उसी से आगे कहा गया है, इसके आगे कहा गया अत्र उपवर्ग वर्ग वर्षा इह पाणिनि पिंगला इह व्याधि वर रुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्याति उपजग्मु, अर्थात यहाँ वर्ष उपवर्ष महर्षि पाणिनि पिंगल व्याधि वर रुचि पतंजलि आदि विद्वानों ने भी अध्ययन करके इस संसार में अपनी ख्याति को अर्थात यश को अर्जित किया है। आज हम सभी बच्चे या आज हम सभी पाणिनि को जानते हैं, पिंगल को जानते हैं, व्याधि को जानते हैं, वररुचि को जानते हैं, पतंजलि को जानते हैं। ये सब व्यक्ति बहुत महान विद्वान थे जिन्होंने यहीं से अर्थात पाटलिपुत्र अर्थात पटना से मतलब बहुत वर्ष पहले से यहाँ आकर के ज्ञान अर्जित किए और ज्ञान अर्जित करके इन्होंने अपनी ख्याति भी पाई। अर्थात ख्याति पाने का क्या मतलब है? इन्होंने अपना एक ऐश्वर्य अर्थात यश भी इनका एक बहुत ज्यादा फैला हुआ था। यहाँ ये व्यक्ति हैं जो अपने संस्कृत के मामले में या फिर कह सकते हैं कि और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनके मामलों में इन्होंने बहुत सारी चीजें समाज को अर्थात इस दुनिया को दी है। आगे चलिए, वो कहा जाता है उसके बाद कति उपायेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरण पुष्पुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते। कह रहा है कि कईयों बहुत सारे ऐसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराणों में आदि में पाटलिपुत्र का जो नाम है वो पुष्पपुर और कुसुमपुर कहा जाता था। अर्थात तो बहुत सारे ऐसे ग्रंथ है, बहुत सारे ऐसे पुराण है जिसमें पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर देखने को मिलता है। आगे कहा जाता है, वो कह रहे हैं देखो, अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य समीपे पुष्पानां बहुलम उत्पादनम भविष्यति भवति अस्म। ऐसा कहा जाता है, इससे हमें ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप में फूलों का अधिक उत्पादन होता है। पाटलिपुत्रमिति शब्दो अपि पाटल पुष्पानां पुतलिका रचनाम आश्रित्य प्रचलितः। अर्थात यह जो नाम पाटलिपुत्र शब्द है वो गुलाब फूलों की पंखुड़ियों का आश्रय लेकर प्रचलित हुआ। कराय शरत काले नगरे अस्मिन कैमोदी महोत्सव इति महान
समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित। मतलब गुप्त वंश के शासन काल में कैमुदी महोत्सव नामक एक महोत्सव यहाँ होता था, एक त्योहार होता था जो कि यहाँ बहुत ज्यादा प्रचलित था, बहुत ही ज्यादा प्रचलित था वो कैमुदी महोत्सव। अब कह रहा है अभी के समय में संप्रति, सॉरी इससे आगे कहता है तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना आहुवन संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश्य एवं समारोह दृश्यति। मतलब क्या कि उस समय में करे तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना भविष्यति। मतलब वहां जितने भी लोग होते थे कैमुदी महोत्सव में, ये महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में अत्यंत प्रचलित जो त्योहार था कौमुदी महोत्सव, इस कौमुदी महोत्सव के समय में वहां रहने वाले जो लोग होते थे सभी के सभी आनंद मग्ना, आनंद मग्ना मतलब खूब खुशी होते थे, खूब खुशियां मनाते थे उस समय में। कर रहा है संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश्य एवं समारोह दृश्यते। आजकल के समय में ऐसा जो माहौल है, इस प्रकार का समारोह है, वो दुर्गा पूजा के अवसर पे देखने को मिलता है। तो हम लोग दुर्गा पूजा के अवसर में अभी वर्तमान समय में जो भी चीजें करते हैं या देखते हैं वो सभी के सभी जो है उस समय में कहाँ देखने को मिलता था। तो कैमुदी नामक महोत्सव गुप्त वंश के शासन काल में हुआ था। वह जो था वो बहुत ज्यादा प्रचलित था और उसको लोग खुशियों से मनाया करते थे और एक साथ रहते। काल चक्रवशात यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमिति जीर्णताम अभूत तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते। मुगल शासन काले अस्य नगरस्य समृद्ध हो जाता। अंग शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतरां विकासो जातः नगरम इदं मध्य काले एव पटना नामना प्रसिद्धम आगतः। अयं च पत्तनम अति शब्दात् निर्गतः। नगरस्य पालिका देवी पतन देवी पर प्रसिद्धम आगत अयम च शब्द पतन्नम इति शब्दात् निर्गतः। नगरस्य पालिका देवी पतन देवी अद्यपि पूज्यते। पर काल चक्र के वर्ष से यद्यपि मध्य काल में पटना लगभग 1000 वर्ष जर्जर अवस्था में रहा, जिसका संकेत अनेक साहित्यों में, अनेक ग्रंथों में मुद्रा राक्षस मतलब नामक एक नाटक है, इन सब चीजों में देखने को मिलता है। मुगल वंश के शासन काल में भी इस नगर में समुचित उद्धार हुआ था। समुचित उद्धार होने का मतलब है इस नगर को थोड़ा उत्कृष्ट किया गया था, बढ़िया बनाया गया था। और आंग्ल शासन काल मतलब अंग्रेजों के शासन काल में पटना को का विकास और अधिक हुआ। यह नगर मध्य काल से ही पटना कहा जाने लगा। इस नगर में मतलब पटना नाम से यह नगर मध्य काल में ही प्रसिद्ध हो गया। और यह शब्द जो है वो पतन शब्द से निकला, जिसको लोग नगर की पालिका देवी पतन देवी के नाम से जानते हैं और आज भी उन्हें पूजा जाता है। पटना में आज भी पटन देवी करके एक देवी होती है जिनकी पूजा अभी भी हो रही है वर्तमान समय में भी। तो उन्हीं के नाम से एक शब्द बना, जो नाम क्या था तो पटना, और वही पटना शब्द जो है आज प्रचलित है, वह उनके नाम से प्रचलित है। अर्थात पटना को हम लोग उसी नाम से जानते हैं, पटन देवी के नाम से। आगे देखते हैं बाबू। आगे कहता है संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते बिहार से राजधानी च अस्ति। मतलब संप्रति मतलब इस समय होता है वो पटना जो है वह पाटलिपुत्र नामक जो नगर है बहुत ज्यादा विशाल हो गया और बिहार राज्य की राजधानी भी। अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवति। इस समय मतलब दिन प्रतिदिन उस नगर का और अधिक विस्तार होता जा रहा है, मतलब हो रहा है। अस्य उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति। मतलब इस समय ये कह रहा है कि यहाँ अस्य उत्तरस्याम
उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहती, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। तस्य उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु किंच रेलयान सेतु अपि निर्मायमानो वर्तते। अर्थात कहने का मतलब उसके ऊपर गांधी सेतु नामक एशिया महादेश की सबसे बड़ी पुल, सेतु मतलब पुल होता है, और कुछ रेलयान पुल भी जो है वो निर्माणाधीन है, अर्थात निर्मित किया गया है। अगर कहता है नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगृहम तारामंडलम जैविक उद्यानम मौर्य कालिक अवशेष महावीर मंदिरम इत्यते दर्शनीया। अर्थात इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय है, इसको हम लोग म्यूजियम कहते हैं, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्य कालिका अवशेष मतलब होता है मौर्य काल के कुछ अवशेष। अवशेष मतलब जैसे मान लीजिए मौर्य काल के कोई राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनकी मान लीजिए कोई तलवारें होंगी या उनके समय की कुछ ऐसी वस्तुएं होंगी, सिक्के होंगे, उस समय के बर्तन होंगे, इस तरह के जो अवशेष है वो अभी भी देखने को मिलते हैं। वहाँ महावीर मंदिर है, जिसके नाम से तो आप सभी आदमी जानते हैं कि बहुत सारी मंदिरें चलती है, असली हॉस्पिटलें चलती है, अर्थात महावीर कैंसर हॉस्पिटल है, महावीर नेत्रालय है, बहुत सारे मंदिर के ट्रस्ट से बहुत सारे हॉस्पिटल को चलाया जाता है। और वहाँ शायद ऐसा कहा जाता है कि निःशुल्क इलाज होती है। हमने तो वहाँ गया नहीं है, आज तक हमें इस बात की कोई ज़्यादा जानकारी है नहीं। ऐसा सुनने को मिला है कि वहाँ शायद फी भी लिया जाता होगा, तो बहुत कम फी भी किया जाता है। ऐसा करा यही महावीर मंदिरम इत्यादि मतलब इत्यादि दर्शनीय सन्ति, मतलब समझिए ना, वहाँ बहुत ज्यादा जो है वो दार्शनिक स्थान है जिसमें ये सारी चीजें हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपको कहा जाए तो संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्यकालिक अवशेष है। मतलब मौर्यकाल के जो अवशेष होते हैं उसे मौर्यकालिक अवशेष हम लोग पढ़ रहे हैं। वही मौर्यकालिक अवशेष अर्थात मौर्यकाल के समय की कुछ चीजें हैं अवशेष के रूप में, और साथ ही साथ महावीर मंदिर है। ये सारी दर्शनीय स्थान है, अर्थात दार्शनिक स्थल है। तरह प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय से पूजनीय स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थानम गुरुद्वारे इति नामना प्रसिद्ध वर्तते। मतलब ये समझिए कह रहा है प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल दशम गुरु जो थे गोविंद सिंह जी का नाम था, उनका जन्म स्थल अर्थात गुरुद्वारा भी वहाँ गुरुद्वारे के नाम से प्रसिद्ध है। मतलब ये समझिए कि यहाँ पटना में जो है सो एक बहुत ही ज्यादा उत्कृष्ट गुरुद्वारा भी है जो सिख संप्रदाय के दशम गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है। अर्थात कहने का मतलब है गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ इनका जन्म हुआ था, शायद ऐसा कहा जाता है। ये हम लोग इससे पढ़ रहे हैं। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल दशम गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान पर गुरुद्वारा इस नाम से प्रसिद्ध किया। तो गोविंद सिंह का जन्म यही हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जो थे दशम गुरु सिख संप्रदाय के, उनका जन्म स्थल भी इसे कहा जाता है और वहाँ गुरुद्वारे के नाम से ये प्रसिद्ध है। जहाँ इस देश के तत्र देशस्य तीर्थयात्री दर्शनार्थम आयति, मतलब आयंती, जहाँ तीर्थयात्री जो है वो दर्शन के लिए इस जगह पे आते हैं, अर्थात गुरुद्वारे में आते हैं जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। उन्हीं गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थल पर आकर के उनका दर्शन करते हैं या साथ ही साथ इन्हें घूमने के लिए भी आते हैं। लास्ट लाइन है वो ये लास्ट लाइन ही है, इसको देखिए, उसके बाद हम लोग इससे बनने वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। परा एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन काला अवधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालये दर्शनीयम इति पर्यटन मानचित्रे नगरम इदम महत्वपूर्णम। अर्थात इस प्रकार पटना प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में अपना वैभव धारण किए हुए है।
और सभी संकलित रूप से संग्रहालय में दर्शन करने के लिए आते हैं। पर्यटन के मानचित्र पर यह भी नगर मतलब महत्वपूर्ण नगर के रूप में मानचित्र में इसे देखा जाता है, या हम लोग जानते भी हैं इस नगर को। तो आइए, ये सारी बातें थी हमारे बिहार राज्य की राजधानी पटना के बारे में और इसके इतिहास के बारे में। पटना में क्या क्या खूबियाँ हैं, पटना हमें कैसे, हमारे बिहार राज्य की राजधानी किस प्रकार की है और इसमें क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमने जाना। और ये प्रश्न उत्तर हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है वो, सबसे पहला प्रश्न है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति किस रूप में? तो वो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में या पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम दुगो पता चला है, एगो पुष्पपुर, दूसरा कुसुमपुर। ऐसा उसके बारे में अर्थात पटना के बारे में कहा जाता है। इसके सामने में अर्थात बगल बगल की जो जगह है वहाँ बहुत सारे फूलों का उत्पादन होता है। संभवतः पाटलिपुत्र शब्द भी यहीं से उत्पन्न हुआ, ठीक है। और शरद काल में यहाँ जो है कौमुदी महोत्सव नामक त्योहार होता था गुप्त वंश के शासन काल में, जो बहुत ही ज्यादा बढ़िया से मनाया जाता है, असल बनाया जाता था। अभी वर्तमान समय में हम लोग दुर्गा पूजा में ऐसा देखने को हमें मिलता है। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करिए। पाटलिपुत्र नगर का वैभव बहु वहाँ देखने वाले चीजों के आधार पर होता है कि वहाँ क्या क्या चीजें हैं और उनके बारे में क्या क्या ऐसा कहा गया था। तो पटना के वैभव के बारे में विदेश यात्री जो थे, विदेशी यात्री, उस सब के सब अपने अपने ग्रंथों में इसके बारे में कहा हुआ था कि पटना जो है उस समय से ही उत्कृष्ट था, बहुत ही बढ़िया था और सभी संपदाओं से लेस था। सभी संपदाओं से लेस होने का मतलब क्या होता है कि यहाँ बहुत सारी संपदाएं भी थी। अर्थात कहने का मतलब क्या है ना कि वहाँ दार्शनिक स्थल थे, साथ ही साथ वहाँ बहुत सारे राजा महाराजाओं ने अपने शासन किए हुए थे। तो वहाँ उस समय में बहुत अलग अलग प्रकार के किले भी देखने को मिले होंगे। तो इस तरह की चीज़ें थी। और वहाँ मेगास्थनीज ने भी अपने स्मरण ग्रंथ में कुछ लिखे हुए थे कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में इसकी रक्षा व्यवस्था और ज़्यादा सुधरी हुई थी, बढ़िया बढ़ा हुआ था। अशोक के शासन काल में बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गया था, ये चीज़ बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट हो गया था। और साथ ही साथ अपने अपने मतलब ग्रंथों में, जैसे आपने सुना हुआ था राजशेखर नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपने मतलब ग्रंथ में इनके वैभव के बारे में कहा हुआ था कि ये जो है तो यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए थे और आकर के यहाँ अपना ज्ञान अर्जित किए, अपने यश को भी माने हुए थे। तो बहुत सारे ऐसे कवि थे जिन्होंने यहाँ के बारे में बताया। और पटना का नाम आज पटना पड़ा हुआ है, उसके बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि वहाँ की एक देवी थी पटन देवी, उनके नाम से ही आज भी लोग जो है सो पटना का नाम जानते हैं और साथ ही साथ उन्हें पूजा भी जाता है। और पटना में संग्रहालय है, गोलघर है, जैविक उद्यान है, इस तरह के बहुत सारे दार्शनिक स्थल अभी भी वर्तमान समय में है जो देखने लायक है, देखने वाली चीजें जो पर्यटन को ज्यादा बढ़ावा दे रही है। साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि लोग जो है सो वो देखने के लिए अभी भी जाते हैं। खैर आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ को 5 वाक्यों में बताइए। तो पाटलिपुत्र वैभव के बारे में यदि बात किया जाए तो पाटलिपुत्र जो है वो बिहार राज्य की राजधानी है और न केवल आज से बल्कि इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। और 2500 वर्ष पुराना है मतलब कहने से नहीं है, बहुत 2500 वर्ष पुराना इसलिए है कि यहाँ मौर्य जो हमारे गुप्त वंश के वंशज हुए, मौर्य हुए, अशोक हुए, इन लोगों ने हमारे इस पाटलिपुत्र की धरती पर शासन किया हुआ था और इस राज्य को कहीं ना कहीं और ज़्यादा उत्कृष्ट और सुदृढ़ बनाया हुआ था। खैर आगे चलिए, आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कवि दामोदर गुप्त के बारे में कराया। दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र के बारे में बताइए। तो दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र के बारे में दामोदर गुप्त जो है उन्होंने अपने
काव्य मीमांसा नामक पुस्तक में उन्होंने लिखा हुआ था कि धरती का तिलक है ये, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगिरम नामना पाटलिपुत्र परिभूत पुरंदरस्थानम। अर्थात कहने का मतलब है ये धरती का तिलक है और साथ ही साथ ये जो मतलब सरस्वती के वंशज, अर्थात यहाँ जो है ना विद्वान लोग बसते थे। यहाँ कौन बसते? विद्वान, जो पढ़ने लिखने अर्थात पढ़ लिख करके अपनी ख्याति को अर्जित करने वाले व्यक्ति यहाँ रहते हैं। और इस नगर की जो तुलना है वो न केवल पूरे धरती के किसी नगर से इसकी तुलना की गई, बल्कि इंद्र की भरी पूरी नगरी से इसकी तुलना की गई है। क्योंकि कहा जाता है, यहाँ आप लोग पढ़े होंगे, अस्ति महितल तिलकम, महितल तिलकम सरस्वती कुलगिरहम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदरस्थानम। पुरंदर मतलब होता है, आप सभी जानते हैं, पुरंदर मतलब होता है इंद्र। इंद्र अर्थात जो हमारे देवेंद्र है, देवताओं के राजा हैं, उनको कहा जाता है पुरंदर। और पुरंदर के अर्थात उससे भी ऊपर इंद्रलोक के जो नगर होंगे, उस नगरों के साथ इस महानगर अर्थात पटना की तुलना की गई है। कहीं ना कहीं ये उसके लिए ख्याति ही है, अर्थात हमारे महानगर पटना के लिए ख्याति ही है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को शिक्षा का केंद्र माना जाता है। तो शिक्षा के केंद्र में भी कहा गया था, अत्र उपवर्ग वर्षा पाणिनि पिंगला व्याधि इहि वरुचि पतंजलि। इस तरह के जो श्लोक थे हमने पढ़ा हुआ था, वो राजशेखर जो व्यक्ति थे उनके द्वारा लिखा गया एक मतलब ग्रंथ है काव्य मीमांसा। उसमें ऐसा कहा गया है कि यहाँ जो है न केवल ये शिक्षा की भूमि रही है, आज से नहीं बाबू, बहुत समय पहले से ये शिक्षा की भूमि रही है। यहाँ बहुत सारे लोग आए, जैसे पाणिनि, आप जानते हैं पाणिनि के बारे में, नहीं, संस्कृत के अगर जनक की बात की जाती है तो सबसे पहले उन्हीं का नाम आता है। पिंगल नामक एक व्यक्ति है जो बहुत ही ज्यादा उत्कृष्ट विद्वान व्यक्ति है, जिनके द्वारा बहुत सारी चीजों की रचना भी की गई है। वरुचि हो गया, पतंजलि हो गया, पतंजलि तो आज भी फेमस है। खैर पतंजलि शायद हमें जहाँ तक जानकारी है, पतंजलि का जो है ना आयुर्वेद से संबंध है, आयुर्वेद का निर्माण उन्होंने किया हुआ था। आयुर्वेदिक जो हमारी जड़ी बूटियाँ होती है उन सब चीज़ों का निर्माण किया। यहाँ उनकी परीक्षा ली गई और उन्होंने अपनी ख्याति को बढ़ाया हुआ। अपनी ख्याति को बढ़ाने का मतलब होता है अपने यश को बढ़ाया हुआ, अपनी नाम कीर्ति इन सब चीज़ों को बढ़ाया हुआ था। कौन? तो ये सारे व्यक्ति अर्थात पाणिनि, पिंगल, वरुचि, पतंजलि ये सब है। आगे क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय में पटना नगर कैसा नगर रहा? तो अशोक के समय में और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इसकी रक्षा व्यवस्था बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ थी, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी थी, बेहतर थी। और आगे चलकर के ये तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बताया जाता है उत्कृष्ट थी, यानी बढ़िया थी। अशोक के समय में चलकर के और भी ज्यादा बढ़िया हो गई, और भी ज्यादा अच्छा हो गया था। तो इस बात को याद रखिएगा कि अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य इन दोनों के समय में पटना नगर जो थे वो शासन काल में वैभव को उत्कृष्ट बना दिए हुए थे, अधिक ज्यादा समृद्ध बना दिए हुए थे। आगे क्वेश्चन है कि पटना के प्राचीन महोत्सव के बारे में बताइए। तो पटना में बाबू आप सबों को पता है गुप्त वंश शासन काल में एक महोत्सव होता था जिनका नाम है कौमुदी महोत्सव, जो बड़ी धूमधाम से यहाँ मनाया जाता है या मनाया जाता था। और ये जो है ना उस समय में बहुत ज्यादा, समझिए गुप्त शासन काल में बहुत ज्यादा प्रचलित था ये त्यौहार। और ये त्यौहार प्रचलित इतना था कि उस समय के जो रहने वाले लोग थे वहाँ के सभी एकदम खुशी हर्ष उल्लास से इस चीज को मनाते थे। और अभी के समय वर्तमान समय में यदि बात की जाए तो उसी प्रकार का महोत्सव जो है वो अभी हम लोग दुर्गा पूजा के समय में देखने को हमें मिलता है।
ऐसा किस अवसर पर? दुर्गा पूजा के अवसर पर सामान्यतः हम लोग उन चीजों को देखते हैं और उसी प्रकार की हमें देखने को मिलता है, उसी प्रकार के जो एकदम सुंदरता होती है, खूबसूरती होती है त्योहारों की, वो देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है बाबू, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? तो सभी को आपको पढ़ाए हुए थे कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है यहाँ, और वह मतलब गुरुद्वारे के नाम से प्रसिद्ध है यहाँ। तो गुरुद्वारे के नाम से जाना भी जाता है। तो देश विदेश के जितने भी सिख संप्रदाय के अलावे भी लोग हैं, सिख संप्रदाय की तो बात ही छोड़िए, सिख संप्रदाय के लोग तो आते ही आते हैं, किंतु सिख संप्रदाय के अलावे भी जो लोग होते हैं, जिन्हें मतलब सिख संप्रदाय के जो गुरु थे उनको लेकर के थोड़ी सी भी मान लीजिए उनके मन में होगा कि हाँ भाई वो गुरु थे, तो थोड़ा सा उनके बारे में जानकारी एकत्रित करे या ग्रहण करे या जाने, तो लोग आते हैं और उनके बारे में जानकारियां लेते हैं। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के बारे में भी तो आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे गुरु हुए, और इनका जो है सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी ऐसा कहा जाता है कि वो प्रथम गुरु थे। पता नहीं उससे पीछे भी इतिहास होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो अबाउट इट, हमें इस बात की जानकारी नहीं है इतना ज़्यादा, तो मैं नहीं बोलूँगा। आगे लेखक पाटलिपुत्र वैभव पाठ से मैं क्या संदेश देना चाहता हूँ? तो लेखक हमें पाटलिपुत्र वैभव पाठ से यह संदेश देना चाहते हैं कि बच्चों को, हर एक बच्चे जो बिहार के खासकर बच्चे हैं, उन बच्चों को अपने राज्य की राजधानी अर्थात पटना के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पटना हमारा कैसा है और पटना का कल्चर कैसा है, पटना में किस प्रकार के लोग निवास करते हैं, साथ ही साथ पटना में क्या क्या चीजें पहले थी, तो उसके इतिहास के बारे में भी जानना थोड़ा सा आज के बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि जो हमारे आने वाले जनरेशन होंगी उनके लिए भी बढ़िया है। तो इस चीज से हमें यही सब संदेश मिलती है कि पटना में क्या था नहीं था, प्राचीन काल से पटना कैसी थी, या पटना का जो सुरक्षा व्यवस्था प्राचीन समय में था वो किस प्रकार का था। आज बस यहीं तक, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। अगर तब तक यदि आपको इस वीडियो से किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो या आपको थोड़ी सी भी नॉलेज में वृद्धि हुई हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, और अगर कुछ भी कमियां यदि वीडियो में आपको दिखती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे मैं आने वाली वीडियोज़ में इन सभी कमियों को मतलब कोशिश करूं, हमारा प्रयास रहे कि वो सारी कमियां खत्म हो जाए और साथ ही साथ वो चीज़ें इम्प्रूव हो जाए, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम इस प्रकार की वीडियो बनाना शुरू करे हुए हैं। आने वाले समय में आप सभी बच्चों का यदि इसी प्रकार से प्यार रहा इस चैनल पे, जो हमारा चैनल है विजन क्लासेस बाय राजू सर, यदि उस पर इसी प्रकार का प्यार हमेशा रहा तो आने वाले समय में हम लोग लाइव सेशन भी लेंगे और आपको 2027 की जो भी चीज़ें होंगी वो आपको एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम जिस तरीके से तैयारी होनी चाहिए हम लोग कोशिश करेंगे कि उस लेवल की तैयारी आप लोगों से करा दिया जाए। आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।